नमस्कार साथियों। तो आज है 18 मई 2026। दोस्तों, बाजार आज शुरू में जितना बुरी स्थिति में पहुंच गया था, क्लोजिंग काफी हद तक बेटर था। अब देखिए प्रॉब्लम क्या कि अभी भी एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी है। ऊपर से ऑयल प्राइस में भी कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन हमें देखने को नहीं मिला। ऊपर से कल निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी भी है। ठीक है, तो चलिए मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे जानकारी शेयर करते हैं आपके साथ। रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और खास करके इस वीडियो की जो आखिरी 3-4 मिनट पे हम चर्चाएं करेंगे मार्केट के बारे में, रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में, उस पार्ट को तो मिस मत करना। ठीक है, तो आइए सर, सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए, आज इस टॉपिक को कवर किया सेंट्रम फिनसर्व की तरफ से एक मार्केट एनालिस्ट ने। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंगली आज अगर आप देखेंगे, मतलब निफ्टी 50 की जो इंट्राडे लो टच किया कौन से लेवल पे, 23,300। ठीक, और इंटरडे हाई टच किया लगभग 23,700 के लेवल पे। तो इस पॉइंट को ही इन भाई साहब ने मेंशन कर दिया कल के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो कल के लिए रेजिस्टेंस मेंशन किया 23,770 पॉइंट को, मतलब आज जहां पे हर्डल फेस किया जस्ट उसके ऊपर, और आज जहां पे इंटरडे लो टच किया जस्ट उसी लेवल पे एज सपोर्ट पॉइंट मेंशन किया 23,300 और 23,770 पॉइंट पे। और साथ में एक रेंज मेंशन किया 23,300 से लेके 23,800 वाली रेंज। वैसे दोस्तों क्या लगता है आपको, मतलब कल निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी के दिन कैसा रह सकता है मार्केट? वेल देखिए, वोलेटाइल रहने का बहुत बड़ा चांस है। वोलेटाइल रहने का बहुत बड़ा चांस है। क्यों, मैं आपको आगे बताता हूँ। अच्छा, फिलहाल देखिए इस टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से। दूसरे एक और एनालिस्ट ने अपना एक विचार रखा, टेक्निकल व्यू। बियर्स में टाइटन ग्रिप इफ निफ्टी 50 ब्रेक बिलो 23,250। तो दूसरा एनालिस्ट ने कहा कि अगर निफ्टी 50 23,250 इस लेवल को ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो कहीं ना कहीं मार्केट और बेरिश हो सकता है। और साथ में बैंक निफ्टी के लिए जो क्रूशियल सपोर्ट पॉइंट 52,700, जहां पे आज ऑलमोस्ट हिट कर गया था, उसके बाद एकदम से बैंक निफ्टी भी रिकवर किया। बट स्टिल निफ्टी 50 जहां पे फ्लैट क्लोजिंग या पॉजिटिव क्लोजिंग आप कह सकते हो, बट बैंक निफ्टी में स्टिल वीकनेस के साथ क्लोजिंग देखने को मिला। अच्छा, नीचे की तरफ देखिए कुछ रेंज इन्होंने भी मेंशन किया, जैसे कि एज अ रेजिस्टेंस पॉइंट सबसे पहले 23,800, उसके बाद 24,000 को पॉइंट आउट किया, और नीचे की तरफ कोई भी सपोर्ट लेवल मेंशन नहीं किया। खैर, इस टॉपिक को दोस्तों इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं, वहां पे चर्चा करेंगे। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मार्केट से रिलेटेड शेयर करता हूं, थोड़ा पेशेंसफुली देखिए, सुनिए, समझते जाइए। अच्छा, सबसे पहला रिपोर्ट आया आपके मॉर्गन स्टैनली, बाहर की ब्रोकरेज कंपनी मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। इंडिया पॉइज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रिवाइवल डिस्पाइट ग्लोबल रिस्क। तो मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से अभी जो ग्लोबल इश्यूज चल रहा है उसके बावजूद भी भारत की जो अर्निंग ग्रोथ है, मतलब कंपनीज की जो अर्निंग ग्रोथ है, वो काफी हद तक रिवाइव कर रहा है। और ये फैक्ट है, अगर आप देखेंगे 2026 की क्वार्टर 4, मतलब इस क्वार्टर 4 में कंपनी की अर्निंग उतना खराब नहीं हो रहा है। बैंक्स की अर्निंग भी अच्छा हो रहा है। अब देखिए, सिर्फ अर्निंग अच्छा होना ही बड़ी बात नहीं है, अर्निंग तो अच्छा हो रहा है, बट ग्लोबल इश्यूज के कारण डिक्लाइन भी हो रहा है, मतलब अच्छी परफॉर्म करने के बावजूद भी शेयर्स में डिक्लाइन हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके मूडीज की तरफ से। मूडीज ने बाकायदा वार्निंग दिया, क्या कहा देखिए, इंडिया इंक अर्निंग ग्रोथ टू स्लो डाउन इन नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स। तो मूडीज के स्टडी के हिसाब से भारत की कंपनीज की जो अर्निंग ग्रोथ है अगले 1 से 1.5 साल तक स्लो हो सकता है बिकॉज ऑफ ग्लोबल इश्यूज। तो मतलब एक तरफ जहां पे मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि भाई भारत की जो अर्निंग ग्रोथ है वो रिवाइव कर रहा है, दूसरी तरफ मूडीज ने कहा कि अगले 1 साल 1.5 साल तक और ज्यादा स्लो हो सकता है। सो लेट्स सी, देखिए ये सब सिचुएशनल है। अगर वॉर रुक गया तो कहीं ना कहीं और भी बेटर हो सकता है, अगर वॉर ऐसा चलता गया तो डेफिनेटली यहाँ पे स्लो डाउन हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ जाइए आपके सेबी की तरफ से। सेबी चीफ की तरफ से कहा गया, बेस्ड ऑन वेस्ट एशिया क्राइसिस, इंडियन मार्केट कैपेबल ऑफ एब्सॉर्बिंग डिफरेंट टाइप ऑफ शॉक। तो सेबी चीफ ने आज वेस्ट एशिया क्राइसिस की बेस पे कहा कि भारत की मार्केट जो है अलग अलग प्रकार की जो क्राइसिस है उसको एब्सॉर्ब करने के लिए केपेबल है। देखिए, केपेबल तो है, ये तो मैं कहूंगा सही है, बट मतलब केपेबल है मतलब क्या, मार्केट एकदम क्रैश नहीं कर रहा है कि मतलब एकदम से 10-20% क्रैश कर गया, वैसा नहीं हो रहा है। बट ये भी फैक्ट है, मैं कहूंगा कि मार्केट रिकवर भी नहीं कर पा रहा है। जबकि अगर आप देखेंगे यूएस मार्केट अभी पीक में चल रहा है, डॉ जोन्स नैस्डैक बहुत नीचे नहीं है, या जापानीज मार्केट आप देखेंगे, कोरियन मार्केट देखेंगे लगभग पीक के आसपास है। बट इंडियन मार्केट हो सकता है कि एकदम मतलब खत्म नहीं हो गया, 10-20% गिर गए, बट स्ट्रगल कर रहा है काफी हद तक। बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोग क्या कहते हो, मतलब क्या आप सेबी चीफ के साथ एग्री करना चाहेंगे या आपका कोई अलग ओपिनियन है, कमेंट करके बताइए। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है भारत की जो ट्रेड बॉडी नीति आयोग की तरफ से। नीति आयोग की तरफ से जो ओपिनियन आया है कि भारत इंडिया शुड इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन R&D, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट,
टू 2% ऑफ जीडीपी, मतलब भारत की जीडीपी की टोटल 2% भारत को खर्च करना चाहिए कहाँ पे, R&D। और मैं कहूँगा ये जो बात नीति आयोग ने कहा ना, ये 100% ट्रू है। भाई कोई भी देश को उठा के देखिए, कोई भी डेवलप्ड नेशन को, क्या US, जापान, साउथ कोरिया, यूरोपियन, जर्मनी, UK, फ्रांस, इटली, सारे देश दोस्तों R&D को बहुत पैसा खर्च करता है। और मैं कहूँगा देखिए सिर्फ यहाँ पे सरकारी क्यों, मेरे हिसाब से जो सब इंडिविजुअल व्यक्ति की आय मेरे हिसाब से पर मंथ करोड़ के ऊपर जाता है ना, उनके पास से R&D पर्पस टैक्स भी लेना चाहिए सरकार को। बाकी इस बारे में दोस्तों क्या आपको लगता है, कमेंट करके बताइए। मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मतलब मान लीजिए कि आपका मंथली इनकम या सालाना इनकम, एक साल में आप 12 करोड़ से ज्यादा इनकम करते हो, तो वहां से आपको 1%, बहुत ज्यादा नहीं, 1-2% आपको R&D पर्पस टैक्स लेना चाहिए सरकार को। हाँ ये भी फैक्ट है, R&D जिस सेक्टर्स के ऊपर होगा, वो अगर सक्सेसफुल हो गया, मान लीजिए डिफेंस की कोई प्रोडक्ट के ऊपर R&D हो चल रहा है, वो अगर सक्सेसफुल हो गया, उस व्यक्ति को एक पर्टिकुलर स्टेक भी मिलेगा। इस प्रकार की आई थिंक एक पॉलिसी होना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। बाकी दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। क्योंकि देखिए सीधा सीधा जीडीपी की 2% ये इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है, बट ये पॉसिबल है ना। अच्छा उसके बाद आ जाइए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। अच्छा इंडिविजुअल कंपनी आइशर मोटर के ऊपर रॉयल एनफील्ड टू इन्वेस्ट 2,500 करोड़ इन आंध्र प्रदेश ग्रीन फील्ड फैसिलिटी। ओके सो ये आज रात की अपडेट है, कल आइशर मोटर की शेयर के ऊपर नजर रखना। नेक्स्ट रिपोर्ट अदानी ग्रुप के लिए, अदानी ग्रुप प्लान $5.25 बिलियन डेट रीफाइनेंसिंग, ये बहुत सही है, इंक्लूडिंग अंबुजा डील लिंक लोन। तो एक्चुअली आपको पता होगा आज से लगभग कितना होगा, 3 साल पहले की बात है, 3-4 साल पहले जब एसीसी सीमेंट और अंबुजा को खरीदा था ना अदानी ग्रुप, बहुत हद तक डेट लिया था, मतलब लोन लिया था बैंक से, अलग अलग फाइनेंशियल कंपनी से। तो जिस वजह से अदानी ग्रुप के ऊपर टोटल $5.25 बिलियन की डेट पड़ गया, तो उसको रिफाइनेंसिंग कंपनी करना चाहते हैं, खास करके जो अंबुजा वाली डील हुआ था उस पर्पस जो लोन लिया था कंपनी। ठीक है, ये अच्छी बात है। देखिए कोई भी ग्रुप या कंपनी के ऊपर से अगर डेट रिड्यूस होता है, वो कहीं ना कहीं उसके मतलब इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करता है कि नहीं। अच्छा फिर आ जाए दोस्तों, आज चाइना की एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आउट हुआ, रिटेल सेल डेटा, जो कि काफी हद तक वीक रहा, बहुत वीक रहा। मतलब यहाँ पे अगर हम डेटा के अनुसार देखें, मतलब ये देखिए जो लास्ट मंथ पे था, मतलब मार्च मंथ पे था, ये डेटा 5.7%, इस बार आया है 4.1%। तो काफी हद तक यहाँ पे स्लो डाउन हो चुका है। ठीक है, अब पूरे देश यहाँ पे झेल रहा है ये दो खचरे के बीच में, मतलब ये US और ईरान के चलते पूरे यहाँ पे दुनिया झेल रहा है। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके, इंडिया प्लान ₹35,000 करोड़ हाईवे एसेट मोनेटाइजेशन इन फाइनेंशियल 27। चलो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को पे काफी बेनिफिट मिल सकता है, बट हाँ ऐसा नहीं कि इमीडिएटली होगा, ये एंटायर फाइनेंशियल 27 के लिए, अभी तो बस एक क्वार्टर भी खत्म नहीं हुआ। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके भारत की यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की तरफ से। इन्होंने कहा ओमान FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शुड किक इन फ्रॉम 1 जून। तो 1 जून से भारत और ओमान के बीच जो FTA साइन हुआ वो दोस्तों लागू हो जाएगा, मतलब शुरुआत हो जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे जैसे डील हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट के मुताबिक काम शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे भारत की टारगेट रखा है अगले 5 साल पे भारत जो है ओमान को लगभग $2 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट। अच्छा इंडिया टारगेट, अच्छा ये इंडिया की इंडिविजुअल टारगेट रखा है कि 5 साल पे, अगले 5 साल पे भारत की एक्सपोर्ट जो है $2 ट्रिलियन तक हिट कर जाएगा। लेट्स सी क्या होता है, बट अगर ऐसा ही सिचुएशन है थोड़ा सा टफ तो बन सकता है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों बहुत बढ़िया खबर है हर एक भारतीय लोगों के लिए। भारत की प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, आपको पता होगा अभी 5 देश की सफर में है, शुरू किया था UAE से, उसके बाद आई थिंक कि नेदरलैंड, फिर स्वीडन और आज नॉर्वे पे है, एक और देश बाकी है। ठीक है, तो स्वीडन हमने देखा भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी को वहां का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड वो दिया था। और आज की डेट में खबर आया कि बैक टू बैक 2 दिन पे, मतलब लास्ट डे स्वीडन दिया था, आज नॉर्वे ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया। और ये अभी तक की मतलब मोदी जी जब से प्राइम मिनिस्टर बनाए तब से लेकर अभी तक 32nd ग्लोबल अवार्ड मिला है उनको। और ये मैं कहूंगा देखिए यहाँ पे मोदी जी को तो दिया है, मोदी जी कौन है, मोदी जी भारत को वहां से मतलब वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली ये हर एक भारतीय के लिए दिया है, हमें भी दिया है, आपको भी दिया है, और ये मैं कहूंगा बहुत गर्व वाली बात है कि नहीं। अब देखिए मैं भारत कितना तारीफ कर दिया, कुछ लोग अभी कमेंट में आके कहेगा गोदी मीडिया, अंधभक्त, मुझे पता नहीं, मतलब कुछ लोगों की मानसिकता ऐसा है ना, अगर आप अपने देश को कुछ तारीफ में कहे तो ना आपको कहेगा गोदी मीडिया, आप अंधभक्त हो। अब बकायदा वो खुद को जो देशद्रोही साबित कर रहा है वो लोग नहीं देखते है कि नहीं, बताइए लॉजिकली। बाकी तो इस बारे में आप लोग का क्या ओपिनियन है, सच बताना कमेंट बॉक्स में। भाई तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। और ऑलरेडी देखिए मैं 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक और वीडियो दे चुका हूं,
जो कि कल मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया, नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करके जरूर आइए, ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अच्छा अब आ जाइए यूएस मार्केट की हालचाल। फिलहाल यूएस मार्केट थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, शुरू में जितना बढ़िया लेवल पे पहुंच गया था थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। ये देखिए ये अभी यूएस में लोकल टाइम दोपहर 12:51, डॉ जोन्स की पोजीशन थोड़ा सा फ्लैट, थोड़ा सा वोलेटाइल, शुरू में ऊपर पहुंच गया था बट अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रहा है। क्या नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन थोड़ा ज्यादा ही नीचे। अब देखिए नैस्डैक चल भी गया था, ये भी फैक्ट है। नैस्डैक जो है पिछले एक महीने पे बैक टू बैक देखिए 2 दिन गिर रहा है, लास्ट डे भी गिरा था आज भी गिरा है, बट 6.5-7% का जो मूव किया है। और अगर हम बात करें पिछले 6 महीने पे, 6 महीने क्यों, 6 महीने तो बहुत दूर की बात है, आप मार्च की जो लो के साथ कैलकुलेट कीजिए ना, 1.5 महीने पे 28% चल गया, ये टॉप इंडेक्स है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे तो गिरावट होना ही था। पर प्रॉब्लम क्या है पता है भारत के लिए, क्रूड ऑयल की प्राइस। दोस्तों मैं कुछ याद दिलाने की कोशिश करूंगा। आई थिंक कि आप लोगों ने आज दिन की ये वाली वीडियो, सेकेंड वीडियो आपने देखा, यहाँ पे आपको मैं उस टाइम के जो खबर आया था कि यूएस ने ईरान के ऊपर जो ऑयल सैंक्शन इंपोज किया था उसको लिफ्ट कर लिया टेम्पोररी बेसिस पे, ये आपको अपडेट दिया था। उस टाइम पे हमने क्या देखा था, क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे गिर गया था, इस लेवल पे पहुंच गया था। और साथ में आपको मैं क्या कहा था कि बहुत ज्यादा यहाँ पे खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा अगर लेवल कल सुबह तक टिक गया तो बढ़िया रहेगा, अगर बढ़ गया तो यहाँ पे किसी के हाथ में नहीं है। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हो, तो उस टाइम पे मतलब टेम्पोररी बेसिस पे एक खुशी का माहौल था। फिर से ऑयल प्राइस जहां का था वहीं पे पहुंच चुका है, $111 $12 पर बैरल पे चल रहा है। और यकीन मानिए ऑयल प्राइस जब तक दोस्तों पीक में रहेगा, मार्केट में कोई स्टेबल तरीके से रिकवरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब मार्केट आप वॉलेटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है अभी ऑयल के लिए, ब्रेन क्रूड के लिए $100 पर बैरल। अच्छा इतना नीचे ना भी आए, अगर 2-3% भी नीचे चला गया ना कल सुबह तक, मार्केट रिकवर कर सकता है। बट दोस्तों अगर याद रखना, ऑयल प्राइस अगर बढ़ता गया मार्केट में रिकवरी की चांस बहुत कम है। अच्छा अब देखिए ऑयल फिर से स्पाइक कर गया, गोल्ड फिर से ड्रॉप हो गया थोड़ा सा, गोल्ड अभी फिलहाल 0.33% नीचे चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में रेट। सिल्वर जो आपके ऑयल प्राइस ड्रॉप होने के कारण सिल्वर थोड़ा स्पाइक कर गया था, अभी देखिए सिल्वर फिर से नेगेटिव में आ चुका है, बहुत नीचे नहीं बट स्टिल वो आधा % के आसपास नीचे चल रहा है, ठीक है। अच्छा अब इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन ये भी बैक टू बैक ड्रॉप हो रहा है, आज सुबह सुबह 96 क्रॉस करके लाइफ टाइम लो हिट कर लिया। और ये चलेगा, यहाँ पे आप किसी के ऊपर आप ये नहीं कह सकते इस मतलब इसके कारण हुआ उसके कारण हुआ, ये जो भी हो रहा है आपके ग्लोबल इश्यूज के कारण हो रहा है, इस पे आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि ऑयल प्राइस जितना बढ़ेगा उसके अगेंस्ट में डॉलर इंडेक्स और स्ट्रांग होगा, डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होगा मतलब करेंसी की वैल्यूएशन ड्रॉप होगा, क्लियर कट यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब कुछ कंपनी की एडीआर वर्जन देख लेते हैं, जैसे कि विप्रो एडीआर वर्जन 1.32% पॉजिटिव में चल रहा है, इन्फोसिस की एडीआर वर्जन 1.66% पॉजिटिव में चल रहा है, और बैंक्स की हाल आईसीआईसी बैंक 0.29% नीचे, एचडीएफसी बैंक बेटर है, एचडीएफसी बैंक फिर भी 0.92% पॉजिटिव में चल रहा है। चलो बढ़िया, अब चलिए चेकआउट करते हैं कि फिलहाल अभी की गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन की अपडेट, क्योंकि कल सुबह होते होते कुछ अलग भी हो सकता है, अच्छा खबर आ गया तो अच्छा भी हो सकता है, बुरा खबर आ गया तो और नीचे धस भी सकता है। तो फिलहाल देखिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये देखिए रात एकदम रियल टाइम डेटा 10:25 पे साफ देख सकते हो कितने पे दिख रहा है, 23,679 पॉइंट पे। वो जो शाम के वक्त आपको मैं दिखाया था तब कितना था याद कीजिए, 23,750 के ऊपर चल रहा था, है ना, याद है उस टाइम पे 100 कितना 150-160 पॉइंट ऊपर था, अभी कितना ऊपर है, सिर्फ 64 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। तो मतलब उस टाइम पे थोड़ा बहुत खुशी का माहौल था, बट फिलहाल ऐसा आप देखिए कल सुबह अब अलग भी हो सकता है, जो आपको मैं अभी कहा कल सुबह अलग भी हो सकता है, अगर कुछ अच्छा न्यूज आ गया तो अलग भी हो सकता है। सो दोस्तों मैं एक काम करूंगा, मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में सुबह की मार्केट ओपन होने से पहले गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, डॉ जोन्स की फ्यूचर और नैस्डैक की फ्यूचर डाल दूंगा इंस्टाग्राम स्टोरी में, आप बस चेक कर लेना, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके तो आप क्या होगा कि देखिए सुबह सुबह आप कंफर्म हो जाएंगे, सिंपल। अच्छा दोस्तों सबसे सरप्राइजिंगली मैं कहूंगा, सरप्राइजिंगली भाई एफआई, आप लोग तो भाई डर रहे हो कि भाई मार्केट गिर रहा है, मार्केट में ये होगा वो होगा फलाना, भाई एफआई फुल मूड में लग रहा है। एफआई आज यकीन कीजिए आज कोई एक्सपायरी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई बहुत बड़ा ब्लॉक डील बल्क डील कुछ भी नहीं हुआ, स्टिल एफआई ने आज पता है ग्रॉस कितना बाई किया, ग्रॉस 17,000 करोड़ के ऊपर, ग्रॉस सेल कितना किया 14,000 14,500 करोड़ के आसपास, नेट वैल्यू आज बाइंग देखने को मिला सरप्राइजिंगली, वो भी इतना ऐसे मार्केट में 2,813 करोड़ की एफआई ने खरीदा है ठीक है। और आज डीएस ने भी खरीदा, डीएस ने खरीदा 2,682 करोड़ की शेयर, तो आज एफआई डीएस फुल मूड में, ऊपर से कल एक्सपायरी, लेट सी क्या होता है। अब देखिए एफआई की अगर फ्लो आ गया, क्या कहा, एफआई की अगर फ्लो आ गया मार्केट में जो एक्चुअली चाहिए, पिछले कुछ महीने से अमेजिंग है, तो भाई मार्केट तो दोस्तों रिकवर करेगा। बट हाँ सबसे बड़ी फैक्टर ऑयल प्राइस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके अच्छा वैसे दोस्तों बहुत सारे जियोपॉलिटिकल अपडेट्स भी मैं आपको
देना है आप लोगों को, तो जिस टॉपिक को हम आज रात की 12 बजे की वीडियो मतलब नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। आप में से अगर कोई जल्दी सो जाते हो जॉब पर्पस वर्क पर्पस, सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सर, सुबह उठ के देख लेना, बट देखना जरूर, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वैसे आज TA35 इसराइल की टॉप इंडेक्स क्लोजिंग भी दिया लगभग 1.5% नीचे आके। ओके, सो जितने भी मार्केट से रिलेटेड अपडेट था दे चुका। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर आपको लेके चलता हूं। सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो आपको मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से मेरी बात को सुनना। अच्छा, सबसे पहली बात, सुबह उठ के आप मेरे जरूर इंस्टाग्राम स्टोरी चेक कर लेना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहां पे मैं दे दूंगा सब अपडेट, गिफ्ट निफ्टी वगैरह सब कुछ, ठीक है। अच्छा, कल के लिए इंपॉर्टेंट सेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंटली ऑयल सेक्टर, मतलब ऑयल से रिलेटेड जो कंपनी काम करता है या जुड़े हुए कंपनी है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि कल एक्सपायरी है। आईटी सेक्टर भी कल के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईटी अभी रिकवर कर रहा है, पिछले 2 दिन से, शुक्रवार भी रिकवर किया, आज भी रिकवर कर रहा है, तो आईटी सेक्टर एक बहुत बड़ी होप है। और इसके अलावा कल मेटल सेक्टर, मेटल नहीं सॉरी, ऑटो सेक्टर को नजर रखना, ठीक है। ये चारों सेक्टर्स कल के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑटो सेक्टर तो भाई आज भी पिटा है ऑयल प्राइस बढ़ने के कारण। बाय द वे, अब देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे निफ्टी 50 की रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। अच्छा, रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपको 2 इंडिकेटर साफ सुथरा दिख रहा है। ब्लू कलर की लाइन इंडिकेट करते हैं किसको? 20 दिन की EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, और रेड कलर की लाइन इंडिकेट करता है किसको? 50 दिन की EMA को, ठीक है। अलग अलग देखिए इंडिकेटर्स है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है। अच्छा, सो जैसे कि आपको मैं लास्ट डे कहा था, लास्ट डे क्या कहा था, ये जो रेड कलर की लाइन, ये जो पॉइंट है यहाँ पे बनेगा आज के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस मिल गया यहाँ पे। कल भी दोस्तों हुबहू एक्जैक्टली सेम पॉइंट पे मिलेगा रेजिस्टेंस। यहाँ पे थोड़ा हाइड हो चुका है, आपको लिख के देता हूँ। तो कल के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस बनेगा 23,750, 23,750। ये क्या बनेगा? इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल अपर साइड में, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि 23,750 ब्रेक कर लिया तो क्या होगा? तो क्या होगा मैं आपको बताता हूं। तो यही होगा जो रिसेंटली हमने देखा था, काफी हद तक यहाँ पे सपोर्ट भी मिला था, रेजिस्टेंस भी फेस किया था। यानी आपको मैं फ्रेश करके लिख के देता हूं। सबसे पहला रेजिस्टेंस कल के लिए 23,750, फिर जो दूसरा रेजिस्टेंस मिलेगा 23,000, वही 850 या 820 के आसपास है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये क्या होगा कल के लिए रेजिस्टेंस पॉइंट। अच्छा, बात करेंगे आपके सपोर्ट पॉइंट। सपोर्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसके लिए मैं आपको 4 घंटे की चार्ट पैटर्न दिखा रहा हूँ। 4 घंटे मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट हावर सेकेंड हाफ, जैसे कि ये जो जोड़ा है, ये आज की जोड़ा है, आज ये फर्स्ट हाफ का और ये सेकेंड हाफ का जोड़ा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे आज जहाँ पे इंटरडेट लो टच किया, वो तो बहुत नीचे की बात है, बहुत नीचे टच किया, ठीक है। मेरे हिसाब से देखिए कल सबसे पहला जो सपोर्ट पॉइंट बनेगा वो बनेगा 23,500। उसके बाद आज का जो इंटरडे लो, मतलब मैं आपको यहाँ पे 2 बात कहा। सबसे पहला सपोर्ट पॉइंट कल के लिए 23,500, दूसरा सपोर्ट पॉइंट 23,300, जहां पे आज सपोर्ट मिला। ये क्या हो गया आपका कल के लिए? ये हो गया आपका सपोर्ट लेवल, ठीक है। अच्छा, आ जाइए आपके बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी की रोल कल काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक निफ्टी बैक टू बैक वीक चल रहा है। बैंक निफ्टी बैक टू बैक वीक चल रहा है। आज भले ही सेकेंड हाफ में रिकवर किया है बैंक निफ्टी, बट टोटल रिकवर दे नहीं पाया, जबकि निफ्टी टोटल कंप्लीट रिकवर कर गया। सो बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएटली जो क्रूशियल लेवल बैंक्स के लिए वो है 53,500। ये क्या है? क्रूशियल लेवल, ठीक है। और रेजिस्टेंस इमीडिएटली मैं कहूंगा 54,000 की लेवल है। 54,000 की लेवल अपर साइड में रेजिस्टेंस, बट लोअर साइड में दोस्तों हम थोड़ा सा डीप लेंगे। जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था कि इस बार बैंक है तो रेंज थोड़ा ब्रॉड है। तो आज कल आपको मैं कहा था 52,500, तो सेम टू सेम दोस्तों कल के लिए भी, मतलब मंगलवार के लिए भी 52,500 ये रहेगा अगला सपोर्ट जोन, ठीक है। सो दोस्तों मैं आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, जितना अच्छे से समझाना था। बाकी आपका कोई कंफ्यूजन डाउट है कमेंट करके पूछिए। और देखिए जो आपको मैं बार बार कहता हूँ, ऊपर से कल एक्सपायरी, ठीक है। तो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग वगैरह ये सब चक्कर में मत पड़ना। नॉर्मली आप वीडियो देखिए, सीखिए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर रखना। ओके, सो वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।